खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह 8:35 पर आते हैं आपके सामने और कोशिश रहती है आपको हालात वाक़ात से बाखबर कराया जाए, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ हर पल आपको वादाबंद है कि आपको खबर तह तक बताएंगे और वो सिलसिला लगातार पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम की वसातत से आपके साथ हम जारी रखे हुए हैं। और जो प्यार, मोहब्बत, शफकत, तनकीद बराए तामीर आपकी तरफ से किया जाता है, उससे हमारे हौसले और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। और ख़ुसूसन जो खसूसी नशरियात तकरीबन 9:05 पर हम चलाते हैं ड्रग्स के ख़िलाफ़, क्योंकि उड़ता जम्मू कश्मीर हमारा है और उस उठते जम्मू कश्मीर के बाद जिम्मेदारी किसकी है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, मुआलिजीन क्या कुछ कह रहे हैं, माहिरीन का क्या कुछ मानना है और मजहबी पेशवा इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, इस पर भी हमारी एक छोटी सी पहल और छोटी सी कोशिश है। उस पर जिस तरीके से आपने इस्तकबाल किया है, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है और जिस तरीके का फीडबैक आप हमें दे रहे हैं, उससे हमें हौसले मिल रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम और इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आज भी आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे, क्योंकि खबर, तजिया, तबसरे के साथ साथ इस बड़े मामले पर भी आज गुफ्तगू होगी। और आज भी एक मजहबी पेशवा हमारे साथ होंगे। मोहताज तार वो बिल्कुल नहीं है, अपने मुनफरिद अंदाज से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और जम्मू कश्मीर के हर फर्द की नज़रों के सामने है, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो वो तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए तामीर होती है। इसलिए आज वो मेहमान हमारे कौन होंगे थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन फटाफट से याद दिलाते चले, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर सर्वे भी चल रहा है जो आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि लोग जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात होने और उससे पहले एक बड़ा सर्वे चल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार वो सर्वे चल रहा है, उसमें आखिरी मरहले पर हम आ गए हैं। अगर आपने अभी तक भी अपनी आरा वहां पर नहीं रखी है तो हमारी राब्ता साइटों पर आकर वो आरा जरूर हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज और आपको बताते हैं कि आज 6 अगस्त को माजी में क्या कुछ हो चुका है और अहम तरीन वाक़ात में क्या कुछ अहम होगा, जो आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद जम्मू स्टेडियम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। 8:39 हुआ चाहते हैं स्टूडियो के घड़ियों में। आज मुहर्रम की 30 तारीख है, अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक अगस्त की 6 तारीख साल 2024। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक हमारी कोशिश रहती है कि एक छोटा सा एक सेगमेंट आप तक पहुंचे। कम वक्त ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीहात में शामिल रहता है कि ये सेगमेंट आप तक पहुंचे। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में या आज के दिन की 6 अगस्त की तारीख के आईने में आज अहमियत क्या है, ज़रा इसको समझने और देखने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में कुछ वाक़यात हैं। 2010 में आज ही का दिन था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज की तारीख के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सैलाब से कम 255 अफराद की हलाकत की तस्दीक सरकारी सतह पर हुई, आज से 14 बरस कबल। 2001 में आज ही का दिन था जब हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इक्तिसादी मुआहिदा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ और दोनों ममालिक में अगर कहीं पर इकॉनमिक क्राइसिस की तरफ हुकूमतें जाती हैं, निज़ाम जाता है, तो उससे बचा कैसे जाए, कैसे एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए, इस पर तफसीली तबादला ख्याल करने के बाद एक कॉपी तैयार की गई 23 बरस कबल। 2019 में साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज का इंतकाल हुआ, आज उनकी बरसी है। बिलखुसूस बीजेपी उनकी सियासी और समाजी खिदमात को याद कर रही हैं और चूँकि वो मुल्क के अंदर बतौर वज़ीर ख़ारजा काम कर चुकी हैं तो उनकी बाकी वज़रा या वजारतों के मुकाबले खिदमात ज़्यादा रही हैं। 2019 में आज ही का दिन था जब ऐवान के अंदर हंगामा हुआ, लेकिन इसी हंगामे के बीच कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 पार्लियामेंट से पास हो गया था, मंजूरी आज के दिन मिली थी। 1862 में मद्रास हाई कोर्ट का क़याम अमल में आया। आज के दिन 1945 में दूसरी जंग अज़ीम में हिरोशिमा जापान पर पहला एटम बम गिराया गया, जिसमें 1,66,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग जो तकरीबन 36 बरसों तक बुरी तरह मुतासिर होते रहे और कई लोग जो अपाहिज हुए या उनकी नस्लें आगे इसी तरीके से चलती रहीं और 36 से 37 बरसों के बाद थोड़ी सी बेहतरी सूरत हाल में आई जापान के अंदर। 1953 में दिन आज का जब नांगा पर्वत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक, जिसको ऑस्ट्रेलियाई जर्मन मुहिम जो टीम जो इस इलाके के अंदर पहुंची थी उसने आज के दिन सर करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, भारत की 6 बरस आज़ादी के बाद। साल 1996 था, दिन आज का 28 बरस कबल नासा ने मरीख पर हिंदुस्तान का नाम एक बार फिर से रोशन किया और जिंदगी का इम्कान मरीख पर जाहिर करने का ऐलान सरकारी तौर पर आज हुआ और वो भी नासा के थ्रू या जो मजाज अथॉरिटी थी जिसने सरकार को बताया कि ये चीज़ें हासिल की जा चुकी हैं।
तो उनके तजर्बे में आई हैं और हिंदुस्तान के नासा के अंदर काम करने वाले साइंसदानों को इसके लिए एजाज से भी नवाजा गया। 1962 में जमाइका, जो वेस्ट इंडीज का मौजूदा वक्त में हिस्सा है, बरतानिया की सल्तनत का खात्मा यहां पर हुआ और इसे आज़ादी मिली। आज जमाइका, जो अब वेस्ट इंडीज का हिस्सा है, अलग से भी ये यौम आज़ादी मनाता है और वेस्ट इंडीज के अंदर भी इसकी तकरीबात आज के दिन होती हैं। साल 1990 दिन आज का, जब उस वक्त के पाकिस्तान के सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करने का फैसला किया और गुलाम मुस्तफ़ा को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर जिम्मेदारी दे दी। साल 1984 आज के दिन भारतीय मुसाफिर तैयारा, जिसकी लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग आज के दिन हुई, और जो हाईजैकर्स थे उन्होंने मुतालबा किया कि जो अकाली दल के लीडरान हैं, जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, उन सबको रिहा किया जाए। 1984 में आज के दिन ये प्लेन हाईजैक हुआ और लाहौर एयरपोर्ट पर इसे पहुंचा दिया गया। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर शहर पर कब्जा किया। ये वो दौर था, ये वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग ममालिक बनेंगे, ये किसी ने शायद सोचा नहीं था। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह, जिनने सल्तनत संभाली और पंजाब से जम्मू कश्मीर तक उन्होंने तवील मुद्दत तक खिदमत भी अंजाम दी और उन्होंने इक़्तिदार भी संभाला। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात या बड़ी बातें आपके सामने आज के दिन की मुनासबत से हमने रखी हैं। इसके बाद ख़बरों की तरफ चलेंगे और आज चूँकि आप सब जानते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त सुर्खियों में, उनकी तरफ हम थोड़ी देर में चलेंगे। मगर सबसे पहले, जैसा शुरुआत से ही हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि शुमाली भारत के अंदर इन दिनों मानसून चूँकि चल रहा है और इस मानसून के सेशन में कहीं पर बारिश, कहीं पर धूप या बेतरतीब सा मौसम मुतअद्दिद इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज मुल्क के बाकी शुमाली इलाका जात के साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आज और आइंदा 3 रोज में क्या सूरत हाल रहने वाली है, सबसे पहले मौसम का अपडेट इस प्रोग्राम में। चलिए जनाब, मौसम का आगाज़, मौसम की खबर से करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और आपको बताते हैं कि कश्मीर के मुकाबले में जम्मू का मौसम थोड़ा सा आपको बदलता और बेहतर नज़र आता हुआ इस वक्त दिखेगा, क्योंकि कल रात से बादल पूरे जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दिखे हैं, जिसके बाद रात देर गए से जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज़ हो गया है और सुबह से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जो है वो चल रहा है। सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिनमें जनूबी कश्मीर है, शुमाली कश्मीर है, वस्ती कश्मीर है, वहाँ पर अगरचे आज सुबह सुबह किसी जगह से भी अभी तक बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आया है और ना ही किसी तरीके से कोई इतला आ रही है। ताहम सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाके, जिनमें जम्मू प्रोविंस भी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, सांबा किया है, कठुआ है, इधर रजौरी पुंछ के कुछ इलाके हैं, वहां पर सुबह बादल बहुत ज्यादा दिखे, जिसके फौरन बाद बारिशों का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया और मुतअद्दिद मकामात पर तेज बारिशों की वजह से नुकसानात की भी इतला जो है वो सामने आ रही है। इस बीच रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई सामने कर दी गई है और ये पेशन गोई जो आई है उसके मुताबिक मुतअद्दिद मकामात पर तेज़ बारिशें होंगी और 2 दिन तक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा और ये जो बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा, इससे सैलाबी सूरत हाल भी कुछ इलाकों के अंदर पैदा हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, यानी बादलों का फटने का सिलसिला भी हो सकता है और लैंड स्लाइडिंग के वाक़ात भी रोनमा हो सकते हैं। तस्वीरें आपकी है जम्मू की अल सबा की, जब बादल सुबह साफ नजर आ रहे थे, जिसके फौरन बाद बारिशों का सिलसिला भी सूबा कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है, सूबा जम्मू के अंदर शुरू हो गया है। 8 से अगर रियासती महकमे में मौसमियात की पेशन गोई को देखें तो 8 और 10 तारीख को हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान सूबा कश्मीर के भी अंदर लगाया गया और सूबा जम्मू के अंदर भी इसी तरीके का सिलसिला जो वो देखने को मिलेगा। उसके बाद 11 से 13 तारीख के दरमियान भी इसी तरीके की सूरत हाल रहेगी, मतला बरालूद रहेगा, कई मकामात पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ मकामात पर हवाओं के साथ साथ बारिशों का इम्कान भी लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर हमने सबसे पहले रखी है और जम्मू कश्मीर के अंदर रात भर बारिशें हुई हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों में वो क्या रहने वाली वो आपके सामने बताई है और आइंदा 3 रोज तक मजीद बारिशों की पेशन गोई महकमा मौसमियात ने की है। इतलात ये भी है कि जम्मू पुंछ कौमी शाहरा मुतअद्दिद मकामात पर पसियाँ गिराने की वजह से बंद हो गई है जी, एक तरफ से ये खबर आ रही है। दूसरी तरफ से भी इस तरीके की खबर है कि पीर पंजाल के मुतअद्दिद मकामात पर जो तेज़ बारिशें हुई हैं उससे नुकसानात की भी इतलात सामने आ रही है। फिलहाल आइंदा 3 दिनों तक मज़ीद बारिशों का इम्कान है
और जो गर्मी थी उसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर है। जो पारा 35-40 के आसपास जम्मू के अंदर था वो आहिस्ता आहिस्ता करके 32 तक आ गया, और सूबा कश्मीर के अंदर भी थोड़ी सी राहत जो है वो ज़रूर कल देखने को मिली जब ज़ोरदार बारिशें हुई हैं। लेकिन दिन ढलने के साथ साथ वहाँ पर भी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है, और आज मुमकिन यह है कि मतलब और आलूद कई मकामात पर होगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत गर्मी के अंदर ज़रूर देखने को मिली। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की। फटाफट से उस बड़ी खबर पर आते हैं जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं, और तमाम दुनिया का कैमरा जो है वो इस वक्त भारत पर मरकूज हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर वो बांग्लादेश की साबिक सदर मौजूद है जो जिलावतन खुद को कर चुकी है और बरतानिया में अब सियासी पनाह लेने की ख्वाहिशमंद है। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना जो है वो भारत के अंदर रहेंगी, इस तरीके की इतलात और ख़बरें जो है वो सामने आ रही हैं। और कल आपको याद होगा कि बांग्लादेश की सूरत हाल किस तरीके की वहाँ पर बनी हुई थी, जब फ़ौज ने मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में सारा कुछ मामला ले लिया। उसके बाद जश्न कुछ मकामात पर था, कुछ मकामात पर तोड़ फोड़ थी, कुछ मकामात पर जो है वो कत्ल गारत का सिलसिला भी चला। इस बीच इतलात और ख़बरें जो आ रही है वो यही है कि शेख हसीना शायद बरतानिया में सियासी पनाह ले सकती है, और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। बांग्लादेश तलबा तहरीक का मुल्क में फ़ौजी हुकूमत को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया है, यानी उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर फ़ौजी हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा, और तलबा तंजीम की तरफ से अपनी तजवीज़ें फ़ौज को सामने रख दी गई हैं। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के ज़ाती रिहाइश गाह को भी आग लगा दी है। ये तो बांग्लादेश की सूरत हाल है, और बांग्लादेशी हुक्काम की तरफ से आज साफ कर दिया गया कि सूरत हाल पुरअमन है और आज तमाम कॉलेज और स्कूल्स खुलेंगे, और ये देखना होगा कि आज किस तरीके की सूरत हाल वहाँ पर रहेगी। लेकिन हिंडन एयरबेस पर कल शेख हसीना पहुंची है खुसूसी परवाज के जरिए से, जहाँ पर उनका इस्तकबाल फौजी अफसरान की तरफ से किया गया, और फिर रात देर गई जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अपनी आगाही दी, और मुल्क के अंदर हमने क्या कुछ करना है, क्या कुछ सूरत हाल पड़ोसी मुल्क के अंदर बन रहे हैं, उस पर तबादला ख्याल किया गया। और उसके फ़ौरन बाद खबर ये भी है कि कौमी सलामती के मुशीर की भी मुलाकात शेख हसीना से रात देर गए हुई है हिंडन एयरबेस पर, और आज भी वो हिंडन एयरबेस पर ही अभी तक मौजूद है, और माना जा रहा कि अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, जबकि वो अब दिल्ली से बरतानिया की ओर रवाना होंगी। तकरीबन 15 साल तक हुकूमत बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने की है। आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता था, लेकिन मुल्क के अंदर जिस तरीके से अदम इस्तेकाम पैदा हुआ, तलबा सड़कों पर आए, और उसके बाद एहतजाजों का न थमने वाला सिलसिला हुआ, जिसके फ़ौरन बाद कल उन्होंने अचानक से फैसला लिया कि वो मुल्क छोड़ रही हैं। और कल रात देर गए शेख हसीना के बड़े बेटे ने एक ट्विटर पर अपना बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो अब आने वाले दिनों में सियासत बिल्कुल भी नहीं करेंगी। इधर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकिरुज़्ज़मा की तरफ से इंटरीम गवर्नमेंट बनाने का अमल शुरू कर दिया गया है, और स्टूडेंट विंग इसको नकारने की बात कह चुकी है। उनकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, वही विंग है जिस पर बैन भी पहले बांग्लादेश सरकार 2 बार लगा चुकी है। हमारे साथ खारजा उमूर के माहिर करोड़ी सिंह साहब इस वक्त ज्वाइन किए हैं। गुड मॉर्निंग करोड़ी सिंह साहब, और थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए इस प्रोग्राम में। शुरुआत जरा इससे, कल जब हम बात कर रहे थे, कल तक हम देख रहे थे कि शेख हसीना भारत आएंगी, लंदन जाएंगी, या कहाँ उन्हें जाना है, लेकिन अब चूंकि भारत में मौजूद हैं, यहाँ से आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरीके से इस 12 घंटे की सिचुएशन को, और यहाँ से आगे क्या कदम उठाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। और बांग्लादेश इस वक्त जो जहां पर तकरीबन अभी भी खबरें हैं कि 4.5 लाख के आसपास लोग सड़कों पर हैं, आर्मी के साथ जरूर हैं, लेकिन आर्मी गवर्नमेंट बनाए ये मानने से इनकार कर रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने मौसम का मिजाज बताया, फिर अब सियासत के मिजाज पे आ गए हैं, और मौसम का मिजाज और सियासत का मिजाज दोनों ही सबसे पहले जो अफेक्ट डालते हैं वो मैशत पे डालते हैं, किसी भी देश की, किसी भी समाज की। आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए शेख हसीना भारत से कहाँ जाएंगी, ब्रिटानिया उसको पनाह देगा, सियासती पनाह, या दूसरी जगह जाएंगी, इस पे अलग अलग रूमर्स आ रही हैं, अभी अफवाह हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन पनाह इसलिए नहीं देगा कि वहां ऑलरेडी दंगे हो रहे हैं इमिग्रेशन के इश्यू को लेके, और दूसरा वो बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी, वो एक्स्ट्राडिशन के प्रयास करेगी, तो वहां हसीना शायद अपने आप को हसीना भी सेफ नहीं माने और ब्रिटेन भी इससे परहेज करे।
दूसरा जो अफवाह चल रहा है वो बेलारूस का नाम चल रहा है, और बेलारूस के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है बांग्लादेश की, तो वहां वो ज्यादा सेफ हो सकते हैं। तीसरा नाम आ रहा है फिनलैंड का, कि वो फिनलैंड जा सकते हैं। तो अभी निश्चित रूप से ये कहना कि वो कहाँ जाएंगी कह नहीं सकते। दूसरा सवाल आपका बांग्लादेश की सरकार की तरफ था। निश्चित रूप से बांग्लादेश में जिस तरह की राजनीतिक चेतना है, वहां के लोग सैन्य शासन को स्वीकार नहीं करेंगे, तो सेना भी प्रत्यक्ष रूप से शासन करने से परहेज करेगी, सिविलियन अंतरिम गवर्नमेंट बनाएगी, और अंतरिम गवर्नमेंट बनाने के बाद मे बी विद इन ईयर और कुछ और समय ले सकते हैं, फ्रेश इलेक्शन करवाने की बात करेंगी। लेकिन हम जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके लिए बांग्लादेश एक इस तरह का रिसर्च का सब्जेक्ट इमर्ज हो गया है कि ऑटोक्रेसी इन हाउ ऑटोक्रेसीज एंड राइज एंड फॉल इन डेमोक्रेसी, तो किस तरह से ऑटोक्रेटाइज डेमोक्रेसी है उनका कैसे पतन होता है और उनका प्रभाव क्या होता है, वो किस तरह से काम करती हैं, ये एक शोध का विषय होगा। लेकिन हसीना का जो मिशन था, एक अपोजिशन पार्टी मुक्त बांग्लादेश की शासन करना चाहती थी, वो बिल्कुल फेल हो चुका है निश्चित रूप से। लेकिन बांग्लादेश की सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। परसों तक ये बता रहे थे कि $10 बिलियन का बांग्लादेश को नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। कल जो डैमेज हुआ है वो तो अभी कैलकुलेट ही नहीं किया है, लेकिन परसों तक का ये एस्टिमेट बता रहे थे कि, तो ऐसी स्थिति में जैसा मैंने कहा था कि अगर सियासी मिजाज बदलता है तो मैसियत सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। तो बांग्लादेश जो इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर कैपिटा इनकम अच्छी थी, जीडीपी अच्छी थी, वो अब रिवर्स गियर में आ गई है। और मुझे लगता है कि रिकवर करने में केवल 1-2 साल नहीं, कोई लगभग 1 दशक लगेगा कि पुरानी पोजीशन चैलेंजेस काफी ज्यादा। अच्छा, ये कल तक हम कह रहे थे कि आप इन्हें 45 मिनट दिए कि आप देश छोड़कर चली जाएं, पीछे मुड़कर न देखें, कुछ शर्तें भी हसीना ने रखी, वो भी नहीं मानी गई। लेकिन इन सब के बीच में जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आर्मी की तरफ से हुई है, क्या ये बात सही मान ली जाए कि आर्मी ने ये सब कुछ कराया, या फिर वो जो फैसला जहां से प्रदर्शन शुरू हुए थे, असल इस सारे मामले की जड़ वही है और फैसला वापस लेने में भी शेख हसीना और उनकी सरकार ने देर कर दी? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आर्मी ने करवाया है, क्योंकि मिलिट्री है वो पॉलिटिसाइज्ड है। बांग्लादेश, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 देश हैं जिनमें मिलिट्री पॉलिटिसाइज्ड है। लेकिन मिलिट्री ने ये करवाया हो ऐसा कोई संभावना नहीं है। दूसरा, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आती है कि फॉरेन हैंड है, विदेशियों ने करवाया है, वो भी मुझे इसमें नहीं लगता। ये तो बांग्लादेश की जो हसीना की राजनीतिक स्टाइल थी, जो ऑटोक्रेसी वाली और प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया थी, उसको लगभग सैबोटाज करने का उनका एटीट्यूड था कि डिसेंट की वॉइस सुनना ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो भी रीजन की बात करता था उसको ट्रेजन मान लिया जाता था। तो एक तो वो सबसे बड़ा इश्यू है। दूसरा, जो इमीडिएटली ट्रिगर किया वो कोटा जो इश्यू था वो तो था ही, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेशी समाज में राजनीतिक दृष्टि से जो ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन है, वो इस्लाम पसंद और बंगाली तहजीब पसंद 2 अलग अलग ग्रुप हैं, उनके टकराट का है। ये बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान के दिनों से ही चला आ रहा है। तो उनमें कौन सा हावी हो, हसीना है वो बंगाली तहजीब पसंद ग्रुप की थी, और दूसरे जो अगेंस्ट में हैं वो इस्लाम पसंद ग्रुप के हैं। तो ये स्टूडेंट, इनिशियली स्टूडेंट मूवमेंट था, लेकिन अब स्टूडेंट बैकग्राउंड में हो गए हैं और सामने जो आ गए हैं वो हसीना के प्रतिद्वंदी थे, वो राजनेता आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह की अंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, वो मेरे को लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन के साथ जो मैच्योर पॉलिटिशियन है, जिसमें मोहम्मद यूनिस का नाम भी सामने आ रहा है, जो नोबेल लॉरिएट हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में बांग्लादेश में बहुत कुछ किया है, माइक्रो फाइनेंस वगैरह को लेके, लेकिन वो तैयार होंगे अभी कह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट जरूर दिया था कि इंडिया ने ये कहा है कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। मैं इससे निराश हूँ। इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए कि बांग्लादेश में जो आग लग रही है वो बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। तो अगर मोहम्मद यूनुस बनते हैं
तो वो भी साल भर या कितने दिन चलाएंगे। नई जो चुनाव के बाद सरकार आएगी तभी बांग्लादेश की स्थिति स्पष्ट होगी। बहुत हद तक मजबूत होगी। करोड़ी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, हमारे साथ मॉर्निंग शो में ज्वाइन करने के लिए, और बांग्लादेश के ओवरऑल सिचुएशन का जो इस वक्त खाका तैयार किया जा रहा है या माहिरीन अपनी नजर में इसको तैयार कर रहे हैं वो हमारे सामने रखने के लिए। इस वक्त शेख हसीना, खबर है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे जो सेफ हाउस है वहां पर मौजूद है सख्त सिक्योरिटी के बीच। तो दूसरी तरफ भारत सरकार क्या करेगी? देर रात गए जो सीसीएस का इजलास भी हुआ, और सुबह सुबह खबर है कि वज़ीर आज़म के घर पर भी एक इजलास तलब किया गया है। इसके बाद मुमकिन है कि चूंकि कौमी सलामती के मशीर भी मुलाकात शेख हसीना से कर चुके हैं, एयर फोर्स के जिम्मेदारान भी कर चुके हैं, तो मुमकिन है कि वजारत खारजा इस सिलसिले में कोई बयान भी इशफाक इसके बाद जारी करे। लेकिन बड़ी बात यह है, आगे जरा एक और अहम खबर की ओर आते हैं और आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था और जिला गांधरबल के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से तबाही मची थी। लेकिन सूरत हाल अब खुलकर सामने आए, चंद दिनों के वक्फे के बाद अब तबाही कितनी बड़ी है, कितना नुकसान हुआ, वो आपको इस बात से अंदाज़ा होगा कि चेरवन गांधरबल का इलाका जहां पर चंद दिन पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उस क्लाउड बर्स्ट के अंदर तकरीबन 2.20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये इब्तिदाई रिपोर्ट सरकार की तरफ से तैयार की गई है। एस्टिमेटेड जो बताया गया कि तकरीबन 2.20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और ये नुकसान न सिर्फ एक इलाके के अंदर हुआ है बल्कि मुतद्दिद गाँवों के अंदर इस तरीके की इतलात आई है कि रिहायशी मकान तबाह हो गया है और खड़ी फसलों की जो ज़मीनें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में न पावर कैनाल जो इस वक्त मेन फोकस बना हुआ है कि पावर कैनाल पर जो काम करना था नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। दूसरी तरफ से मकामी आबादी का मानना है कि मुसलसल जिस तरीके से इसको नज़रअंदाज किया गया, जो साइन ऑफ वार्निंग्स कुदरत की तरफ से पहले आ रही थी उसे नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हुई है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, SDM जो कंगन है और SDPO जो कंगन है वो लगातार इस पूरी सूरत हाल पर नज़र भी रखे हुए और रेड क्रॉस नॉर्म्स के तहत कुछ माकूल इमदाद देने की बात भी सामने रखी जा रही है। तमाम फिलहाल बड़ी खबर ये कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स के अंदर चेरवन के गांव के आसपास जो क्लाउड बर्स्ट से तबाही हुई है वो तकरीबन 2.20 करोड़ रुपए तक बताया गया है, यानी 2.20 करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका है। इस बीच नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जहां से जो बुनियाद इस तबाही की बनी, जो पावर कैनाल की हम बार बार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे थे कि मुरम्मत का काम नहीं हो पा रहा, उसी पर मकामी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम यहां पर पहुंची, रिपोर्ट आप ग्राउंड से देखिए, और मकामी लोग भी नाराजगी इस बात पर कर रहे हैं कि अफसरान हाईवे तक तो दौरा करके गए, लेकिन जिस इलाके से असल तबाही की जो वजह है वहां का जायजा या मुरम्मत पर किसी ने कोई तवज्जो मरकूज नहीं की। शुक्रवार की रात जो पड़ाबल काउचरवन सतरुन के लिए कयामत से कम नहीं थी। इस जगह पे बैठे हैं हम जहां से इसका स्टार्ट हुआ। जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल जब फट गया, पावर कैनाल को भी दिखाएंगे और इतनी डिस्टेंस में आपको दिखाएंगे कि किस तरह, उसके बाद आपको लोगों से भी मिलाएंगे। ये डिस्टेंस है, आपको जरूर कैमरामैन रोकेगा यहाँ पे। ये पावर कैनाल है, पावर कैनाल इससे 5 फुट ये वाला रोड है। ये आप देखिए कि किस तरह यहां से ये वाला स्टार्ट है, ये यहां से बेसिक, यहां से जो नीचे हाईवे की तरफ गया, और पूरी तरह से यहां पे देखिए आप किस तरह इसने पूरी तरह एग्रीकल्चर लैंड, शाली हो, मक्की वाला जमीन हो, बाकी सारा, क्योंकि गांव वालों के लोगों को माल होता है, मवेशी होते हैं, जो बाग होते, जो आर्चर्स होते हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये वाला ऑरिजिन है यहाँ पे जो स्टार्ट है। आप देखिए यहाँ पे ये बंदा दिखा रहा है आपको कितना नरम है यहाँ पे, ये देखिए आपको किस तरह गिरता है यहाँ पे। ये देखने की जरूरत है, और PDC वालों को शायद ही गैरतान, वहाँ हमारे यहाँ के जो लोकल और लोग हैं जिनका वहाँ फसल थी वो भी तबाह हो गई, हमारे नीचे जो यहाँ हमारा फसल है वो भी तबाह हो गया। लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आया यहाँ तक, हमारे DC साहब क्यों नहीं आए यहाँ तक? क्या उनको ये ख्याल नहीं है कि वो हमारे इस इलाके के जाने माने इंसान है, जिम्मेदार इंसान है। हमारे अल्लाह के बाद हम उन्हीं के पास रजू करने के लिए जाते हैं। पहले तो ये अल्लाह की तरफ से था, हम इससे किसी का कोई गुनाह नहीं करते हैं हम किसी को कि आपने लाकर हमें ये कर दिया है। हम ये कह रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है,
ये अल्लाह ने किया था। लेकिन पीडीसी वालों को चाहिए था कि इस अपनी कनाल को थोड़ी मरम्मत करते, इसकी कोई मेंटेनेंस करते। हर साल इसमें लाखों के तादाद में पैसे निकलते हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे निकलते हैं मेंटेनेंस के लिए, लेकिन पता नहीं लगता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है वो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर अब हम जो कोई मीडिया वाला आता है उसके आगे फरियाद करता है, ना अफसर कोई वाटर रोड साहब सुबह आए थे, बोला था शाम तक जाएगा पानी ठीक, तो लेकिन अभी नहीं हुआ। न कहीं अफसर, नहीं कहीं बिजली का अफसर, नहीं कहीं पानी का अफसर, नहीं कहीं इरिगेशन का अफसर, तो नहीं महकमा माल। हाँ, कल दो ये आए थे, वो मिलिट्री वाले, क्या उनको कहते हैं, उन्हें कहा हम आपको थोड़ा मदद करेंगे, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था, उनको शायद फोटो उठाना था। मैं ये गलत नहीं कहता हूँ, तो कोई 2-4 बंदे वहाँ थे, पत्थर 2-4 उठाए, अभी उसी तरफ है, वो भी चले गए। अल्लाह अल्लाह करता, हमारे सामने कोई भी नहीं आया। हाईवे पे तो सब लोग पहुँच गए, डीसी भी। चलिए, उन लोगों की बात आपने सुनी जो मुतासिर हुए इस इलाके के अंदर, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ था और नाराज़गी इस बात से कि मुरम्मत भी फौरी तौर की जाए और साथ साथ इस इलाके की जानिब तवज्जो उस एरिया पे भी पर्टिकुलर देनी है जहां से तबाही असल में शुरू हुई। आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर की एक खबर आपके सामने रखते हैं, जहां पर आपको हमने कल बताया था कि इंतजामिया की जानिब से एक मामले में तहकीकात की बात सामने आई थी कि एक बड़े इदारे के अंदर जहाँ बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती की शिकायत मौसूल हो रही थी और बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती अमल शुरू हुआ, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि तहकीकात में दोनों तरफ का वर्जन सामने लाने की कोशिश हुई और इस मामले को संजीदा लिया गया और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कोठीबाग श्रीनगर के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद ये तहकीकात आगे बढ़ी हैं और इस मामले के बाद चूंकि वालिदैन भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है और कुछ मामलात इस तरह के पहले भी नोटिस में आए थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर CWC और पुलिस हुक्काम ने इसमें तहकीकाती अमल शुरू किया है। FIR श्रीनगर के अंदर दर्ज हो चुकी है और इसके अलावा जो पॉस्को एक्ट की मुतलका दफात हैं सेक्शन 8 और 12 जिसका जो इख्तियारात हैं इंतजामिया के पास, इनका इस्तेमाल करते हुए ये FIR दर्ज हुई है। मुमकिन है कि कुछ जो शिकायतें बड़े इदारों के खिलाफ थी इस तहकीकात के दौरान कुछ लोगों के नाम भी सामने आए। काबिल जिक्र है कि यह पहली मरतबा है जब इस तरीके से जिनसी इस्तेसाल की खबरें एक निजी स्कूल से सामने आई हैं और ये सूबा कश्मीर का श्रीनगर का बड़ा अहम और बुनियादी स्कूल माना जाता है, काफ़ी कदीम स्कूल माना जाता है, जहाँ पर इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आई। अगरचे स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से भी बयान जारी करते हुए कहा गया कि तमाम मामले की तहकीकात होगी और इंटरनल कमेटी जो पॉक्सो की है वो बनाई गई है, वो तहकीकात करेगी। लेकिन कल चेयरमैन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उन्होंने आज खुद इस निजी स्कूल का मुआयना किया और तकरीबन 3-4 घंटे वहाँ पर रुकने के बाद ये फैसला लिया गया कि बाज़ाब्ता तौर पर अब FIR होगी और ये FIR जो है मुख्तलिफ शिकों के तहत को पुलिस स्टेशन कोठीबाग के अंदर जो है वो दर्ज कराई गई है। अगर एक तरफ से ये मामला सामने आ रहा है, ताहम दूसरी तरफ से श्रीनगर के अंदर ये खबर आने के बाद वालिदैन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और ट्रॉमा जैसी सूरत हाल जो है वो इस वक्त वालिदैन के चेहरों पर साफ नज़र आ रही है। डॉक्टर खैरुन्निसा साहिबा चेयरपर्सन है CWC श्रीनगर की, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, जिन्होंने मुसलसल इस पूरी मामले को ज़ाती तौर पर देखा और कल 3-4 घंटे वहाँ पर रुकने के बाद ये फैसला लिया कि बाज़ाब्ता तौर पर अब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए और FIR दर्ज होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला ये है क्योंकि जहाँ हम एक तरफ से अभी एक मसले पर गुफ्तगू थोड़ी देर में करेंगे ड्रग्स वाले मामले पर, वहीं दूसरी तरफ से बच्चों की जो खबर सामने आई कि जिनसी इस्तेसाल आपस में हुआ है, किस हद तक अब इस खबर की तस्दीक हो पा रही है? डॉक्टर साहब अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रब्ता हो सके और आप देखिएगा कि आमतौर पर ऐसे बड़े इदारों से शिकायत मौसूल नहीं होती थी। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर खैरुन्निसा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो पूरा केस है कि किस तरीके से इसकी तस्दीक हो पाई और जो अभी तक तहकीकात आपकी तरफ से की गई, असल मामला शुरू कैसे हुआ, कहाँ तक अब बात पहुंची है कल से अब तक? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो हमारे सामने जब ये इंफॉर्मेशन आई कि एक इंस्टीट्यूट में, एक स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चों के हाथों सेक्सुअली अब्यूज या फिजिकली असॉल्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद हम सेंसिटिविटी मैटर की इतनी ज़्यादा थी और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हाइप हो चुका था ये केस,
और बच्चे स्टिग्मेटाइज हो रहे थे। ये सिर्फ एक बच्चे का मसला नहीं था, ये उन 2 बच्चों का मसला नहीं था, ये उन 5000 बच्चों का मसला था जो उस इंस्टीट्यूशन में ज़ैर तालीम थे। सब बच्चे स्टिग्मेटाइज हो रहे थे, ट्रॉमेटाइज हो रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी इंक्वायरी शुरू की। हम स्कूल अथॉरिटीज से मिले और कंसर्न पुलिस कोठी बाग, उनसे हमने राब्ता किया। हमने एक जॉइंट मीटिंग की, हमने इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसमें हम लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। तो फाइनली कल शाम को FIR हैज बीन लॉन्च्ड अंडर सम रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर साहिबा आपका हुआ, क्या उसमें वो आइडेंटिफिकेशन हो पाई उन बच्चों की जिनके साथ इस्तेसाल हुआ और उन बच्चों की जिन्होंने ये किया? वो हम विक्टिम बच्चे से भी मिले और जो इसमें एलिजिड परपिट्रेटर है उस बच्चे से भी हम मिले। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये बोलने में कि दोनों ही बच्चे ही थे और बैचमेट्स थे। दोनों से हम मिले, दोनों से हमने बातचीत की और बाकी जो स्कूल के बाकी अथॉरिटीज है या जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं सबसे हमने बात की। इंक्वायरी हमारी कल हो चुकी है, अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई आज से। डॉक्टर साहिबा, इसमें जब शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, केस आगे बढ़ता है, एविडेंसेस पूरे होने के बाद किस तरह की सज़ा हो सकती है या क्या मुमकिन तौर पर किया जा सकता है पॉस्को एक्ट के तहत, और आपके दायरा अख्तियार में क्या चीज़ें हैं जिसके तहत आप कार्रवाई करेंगे आगे? इसमें देखिए, इफ इट्स प्रूव्ड कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कि अगर ये प्रूव हो जाता है दैट द पर्टिकुलर चाइल्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस, इवन देन वी इट्स प्रिज्यूम्ड टू बी एन इनोसेंट। मतलब हमें ये मानना है कि ये नाफहमी की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज टेंडर एज एंड बिकॉज ऑफ इमैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस मालूम नहीं थे वो एक्ट करने से पहले, या कुछ वजूहात रह चुके होंगे कि बच्चे का बिहेवियर डिविएंट था या एग्रेशन था बच्चे के अंदर, तो उसकी सजा हमारे कानून के अंदर नहीं है। बच्चे को सजा नहीं मिलेगी जी, क्योंकि हमें इसको करेक्टिव मेजर से हमें इसको सुधारना है, बच्चे को हमें इसको रिहेबिलिटेट करना है। इसका हक है फ्रेश स्टार्ट करने का। हमारी हमदर्दी दोनों बच्चों के साथ है। एक वो बच्चा है जो विक्टिम है, जो स्टिग्मेटाइज हुआ, जो ट्रॉमेटाइज हुआ, उसको वापस फ्रेश शुरू करनी है। जबकि हम बहुत खुश हो गए कि बच्चा बराबर स्कूल जा रहा है, जो हमारा विक्टिम चाइल्ड इसमें था। अब रही बात जो हमारा अब ये एलिजिड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला बच्चा जो हमारा है, उसके साथ भी हमारी पूरी हमदर्दी है। वो किसी हालात की वजह से वो बिगड़ गया है, मे बी लैक ऑफ पेरेंटल कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी जरा फटाफट से बताइएगा कि स्कूल ने क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उनका विजल इतना प्रॉपर नहीं था जिसकी वजह से ये इतने महीनों तक चलता रहा? क्योंकि खबरें तो यही हैं कि ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, कई महीनों से चल रहा था। इस पर स्कूल का कोई व्यू पॉइंट आया? क्योंकि बड़ा हसास स्कूल है ये। देखिए, हम जब हमारे पास पॉक्सो मैटर्स जो भी रजिस्टर हमारे पास हो जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में जो परपिट्रेटर्स होते हैं उनके साथ एक बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अक्सर कभी कोई स्ट्रेंजर पॉक्सो परपिट्रेटर नहीं देखा गया। अक्सर केसेस में ऐसा हुआ कि जिसका बच्चे का ट्रस्ट जिस पे होता है वही उसका ये परपिट्रेटर भी, एलिजिड मतलब ऑफेंडर भी वही होता है। मसला ये है, जब हम स्कूल अथॉरिटीज की बात करेंगे, जब हमें फैमिली में कभी कभार पता नहीं चलता है कि हमारा बच्चा अब्यूज हो रहा होता है और हमारी फैमिली के अंदर ही, तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी भी किस्म से आपको ये चीज बच्चा नोटिस में ला रहा है। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा कि ये बच्चा इंट्रोवर्ट था, विक्टिम, ये कभी बोला नहीं, और जब ये बोला, कल भी इसने कंप्लेन नहीं की, इसने बस अपने एक सीनियर बैचमेट के साथ शेयर की है ये इंफॉर्मेशन। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उस बच्चे का कि उसने फिर कंप्लेंट की है अपने स्कूल अथॉरिटी से कि मेरा एक क्या कहते हैं इसको, एक फ्रेंड है जो सेक्सुअली असॉल्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली पीछे कई महीनों से। तो अदरवाइज स्कूल का भी ये है कि जब ऐसे कोई इंसिडेंट हो तो आप बिल्कुल इंक्वायरीज में ना जाते हुए, इवन इफ यू आर हैविंग द एप्रीहेंशन कि ऐसा कुछ असॉल्ट फिजिकल या मेंटल या सेक्सुअल असॉल्ट स्कूल में हो रहा है, आपको इसकी रिपोर्टिंग जरूरी करनी है, बिकॉज नॉन रिपोर्टिंग इज एन ऑफेंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, और दूसरी जिम्मेदारी, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या कल इस इंक्वायरी में जहां पर आप खुद मौजूद थी, 3-4 घंटे आपने उस स्कूल में लगाए, वालिदैन मौजूद थे और
उनका एक्सप्रेशन क्या था? क्या वो इस बात को मान बिल्कुल रहे थे? बिल्कुल वालदैन मौजूद थे, बेबसी थी उनके चेहरों पे, क्योंकि वो विक्टिम भी बच्चा ही था और उसमें जो परपिटेटर था वो भी बच्चा ही था। हम लोग भी बहुत परेशान थे, इंक्वायरी जब चल रही थी, स्कूल अथॉरिटीज परेशान थी। केस को रिपोर्ट करने से पहले भी हम लोगों को मतलब कांप रहे थे हम लोग कि एक बच्चे के खिलाफ हम दूसरा बच्चा खड़ा हो रहा है और उसके खिलाफ एक एफआईआर फाइल हो रहा है और लीगल इंक्वायरी इनिशिएट हो रही है, लीगल इन्वेस्टिगेशन। तो बिल्कुल माँ बाप से भी हमारी बात हुई, बड़ी बेबसी उनके चेहरे से दिख रही थी, वो बात करने के पोजीशन में नहीं थे। ऑब्वियसली हर कोई माँ बाप अपना बच्चा उसको सबसे बेहतर लगता है, लेकिन माँ बाप को ये चीज देखने की जरूरत है। अगर किसी भी किस्म से बच्चे के बिहेवियर में किसी भी किस्म से चेंज आ रहा है तो आपको इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन तकरीबन क्या इसी हफ्ते डॉक्टर साहब हम एक्सपेक्ट करें ये पूरा तहकीकाती अमल मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन आज शुरू हो चुकी है, चंद दिनों में ये सारा मुकम्मल हो जाएगा और सामने आ जाएगा। मैंने फिर से यही बताया कि इवन इफ इट्स प्रूव्ड दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, स्टिल ही इज हैविंग द राइट टू स्टार्ट अफ्रेश। इस बच्चे को भी, ये जो हमारा परपिटेटर बच्चा है, इसको भी रीइंटीग्रेट होने का हक है। ये वापस हम इंशाल्लाह इसको सिस्टम में लाएंगे एक अच्छा लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के, बिकॉज जो भी इसने किया, अगर किया because of his immaturity of understanding of the consequences of his act, because of his tender age, बहुत मासूम सा बचा है। देखिए मैं आपसे भी ये दरखास्त करती हूँ, पब्लिक से दरखास्त करती हूँ, इस इश्यू को ज्यादा हाइप ना करें, क्योंकि इससे वो सिर्फ वो 2 बच्चे नहीं स्टिग्मेटाइज हो रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, एक विक्टिम है, एक परपिटेटर है, बल्कि वो सारे बच्चे जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो सहमे हो गए हैं, उन पे शक की नजर से देखा जा रहा है, तो स्कूल का नाम खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब स्कूल का नाम तो अलग है, लेकिन क्या ये बहस्ती वालिदा आप भी हैं, क्या ये अब जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर बात हो, घर में भी बात हो, बच्चों से खुलकर पूछा जाए कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर हम बात ही ना करें तो जो उड़ता जम्मू कश्मीर में अभी हम फंसे हैं तो उसी में तो हम जाएंगे बाद में। बात करने की जरूरत है। हर पेरेंट को चाहिए अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करे फैमिली में, और बच्चों से पूछे, उनसे अपडेट ले, उनके बैग चेक करे, उनकी एक्टिविटीज को देखे, मोबाइल फोन्स उन्हें ज्यादा इस्तेमाल ना करने दे, जिसकी वजह से उनके दिमागों में इंतशार पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद जब स्कूल में बच्चा चला जाता है, 6 से 8 घंटे बच्चा उधर स्पेंड करता है, वहां पे स्कूल अथॉरिटीज की ये जिम्मेदारी है कि अगर स्कूल में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है कि स्कूल अथॉरिटीज को क्यों नहीं मालूम पड़ा अभी तक, और क्या वजह थी कि बच्चा चुप रहा, ये सहमा क्यों है कि इसने कई सालों तक अपने इस जो ये विक्टिमाइज हो रहा था ये बता नहीं पाया, और आज क्या वजह थी कि आज ये बता पाया। और दूसरी बात कि ये बच्चा जिसका बिहेवियर डिविएंट है, क्या वजह है ये डिविएंट क्यों हो रहा है, इसमें जितनी माँ बाप की जिम्मेदारी है उतनी स्कूल अथॉरिटीज की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खैरुन्निसा, चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर हमारे साथ ही बात कर रही थी इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन हम या तो इस प्रोग्राम कंफ्यूजन एक जरा दूर कर दें, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मामला बच्चे 2 का है। बच्चे ने बच्चे के साथ फिजिकल असॉल्ट किया, जिनसी इस्तेसाल किया, कई महीनों से किया। स्कूल की खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है, जो मैं मान रहा हूँ कुछ लोग लिख रहे हैं। और ये बड़ा स्कूल है, कोई छोटा स्कूल नहीं है, एक नामवर स्कूल है हमारे श्रीनगर का। उसके बाद जो स्कूल का स्टेटमेंट आया वो मेरे लिए परेशान था कि वो कह रहे हैं कि जनाब आप थोड़ा सा इत्मीनान करें, हम देख रहे हैं। 8 महीने तक आप देखें नहीं, जब खबर मीडिया में तब जाकर आपने देखा। फिलहाल डॉक्टर साहब, इसलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के बाद आएंगे, बच्चों की बात आगे बढ़ाते हैं। बात उड़ते जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि मामला आपका हमारा है। एक तरफ से मंशियात है और दूसरी तरफ से स्कूलों के अंदर क्या कुछ होने लगा है, हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हम हरियाणवी